latest issue of Forbes India. On stands now. Honey, have you seen my car keys? The new Nissan Sunny, stretched in size, stuffed with features. It's not just a car, it's a car. अमेरिका अब सर्वशक्तिमान नहीं रहा। आज आर्थिक ताकत ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी बात में वजन डालती है और अमेरिका से ये ताकत छिन रही है। हमारे संपादक संजय पुगलिया हाल ही में अमेरिका दौरे से लौटे हैं और उन्होंने पाया कि कमजोर इकोनॉमी की वजह से अमेरिका की शान में अब पहले जैसी बात नहीं रही। अमेरिकी इकोनॉमी का हाल जितना दिखता है उससे भी ज़्यादा बुरा है। बेरोजगारी चरम पर है और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है। उसको ठीक करने के लिए नौकरशाही एक बड़ी बाधा है, वो भी अमेरिका जैसे देश में। अंकल सैम जितने चिकने चुपड़े थे, जेब जितनी भारी थी, अब हल्की हो गई है और देश मरम्मत मांग रहा है। पहली बार में यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि 140 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का हाल बुरा है और जिस देश में दुनिया के 30% करोड़पति रहते हैं, वहां बेरोजगारी अपने चरम पर है, यानी 9% से भी ज्यादा। हाल ये है कि अमेरिका पर कुल कर्ज इसकी जीडीपी के करीब 98% तक पहुंच चुका है। दुनिया की इस सबसे बड़ी इकोनॉमी का साइज है $15 ट्रिलियन, यानी अमेरिका पर कुल कर्ज है $14.7 ट्रिलियन। दूसरे शब्दों में कहें तो आज अमेरिका की जेब खाली है। अंकल सैम की जेब हल्की हो रही है, इसका पता इस बात से चलता है कि बेरोजगारी हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी तरीके से बेघरों की तादाद भी बढ़ रही है। ये दो आंकड़े ऐसे हैं जिनसे ये तय होता है कि अमेरिकी इकोनॉमी का हाल कितना अच्छा या कितना बुरा है। इस साल अगस्त में अमेरिका में नए घरों की बिक्री 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जबकि घरों की कीमत में पिछले साल के मुकाबले करीब 8% की कमी आई है। अमेरिका की बराक ओबामा सरकार इस बात की पुरजोर कोशिश कर रही है कि देश को किस तरह से आर्थिक संकट से उबारा जाए। इसके लिए वो $447 अरब के जॉब क्रिएशन प्लान लेकर के आए हैं। The American Jobs Act will not add to our nation's debt. And today I'm releasing a plan that details how to pay for the jobs bill while also paying down our debt over time. And this is important because the health of our economy depends in part on what we do right now to create the conditions where businesses can hire and middle-class families can feel a basic measure of economic security. अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड मार्केट में जान फूंकने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट का भी ऐलान किया। इसके तहत $400 अरब के शॉर्ट टर्म बॉन्ड को 6 साल के लॉन्ग टर्म में बदला जाएगा। टैक्स रिफॉर्म के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिनमें अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है। My program is to have a tax on ultra-rich people who are paying very low tax rates, not just ultra-rich people, and it would probably apply to 50,000 people. ओबामा प्रशासन का दावा है कि जॉब क्रिएशन प्लान से अगले 10 साल में $3 ट्रिलियन की बचत होगी और खर्चों में कटौती से $1 ट्रिलियन की बचत होगी। लेकिन बराक ओबामा की इन योजनाओं पर पानी फेर सकते हैं विपक्षी रिपब्लिकन, जो वित्तीय सुधार के इन कदमों का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा के लिए वाकई ये परीक्षा की घड़ी है, जिसमें उनके पास होने पर अंकल सैम की खाली होती जेब में फिर से डॉलर दिखेंगे और फिर अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप को भी दिख रहा खतरा कम हो सकता है। अमेरिका को अब ये तो समझ में आ गया है कि उसके खुद के सर्वाइवल के लिए दुनिया के दूसरे देश कितने ज़रूरी हैं ताकि इनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर रह सके। लेकिन अमेरिका ने इस बात को कितना समझा है कि अगर दुनिया की उसको नेतागिरी करते रहना है तो नई दुनियादारी सीखनी पड़ेगी, नया चाल चलन बनाना पड़ेगा। आज अमेरिका की बादशाहत को जो चुनौती मिल रही है वो शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ से भी नहीं मिली थी।
अंकल सैम के एकाधिकार को चुनौती मिल रही है ब्रिक देशों से, यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन से। आज इन चारों देशों की इकोनॉमी मिलाकर अमेरिका की इकोनॉमी से करीब 25% बड़ी है। यही नहीं, आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। करीब 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ चीन दुनिया की सबसे तेज रफ्तार में बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक है। ऐसी संभावना है कि वो 2020 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। 2035 तक भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2050 तक तो चारों ब्रिक देशों की इकोनॉमी मिलकर दुनिया के सभी विकसित देशों की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगी। यानी बदलती दुनिया में इन विकासशील देशों की बढ़ती आर्थिक ताकत को नजरअंदाज करने की गलती अमेरिका नहीं कर सकता। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में चीन सैनिक ताकत में भी अमेरिका के बराबर हो जाएगा। अमेरिका सैन्य ताकत के नशे में यह भूल सा गया था कि विकासशील देश तरक्की की दौड़ में काफी आगे बढ़ चुके हैं, और जब तक अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ तब तक सब प्राइम और बैंक के आर्थिक संकटों से अमेरिका की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। अब विश्व शक्ति का केंद्र अमेरिका नहीं रहा। इस सच्चाई को बराक ओबामा जितनी जल्दी समझ लेंगे, अमेरिका के लिए ये उतना ही अच्छा रहेगा और अमेरिकी इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए भी। ये तो हम सब जानते ही हैं कि अमेरिका का वीजा मिलना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अमेरिकी इकोनॉमी को रिवाइव कैसे किया जाए? जो कई प्लान डिस्कस हो रहे हैं उसमें एक ये है कि टूरिज्म को बड़े पैमाने पर खोला जाए। टूरिज्म का यहाँ कोई बहुत स्वागत इसलिए नहीं है क्योंकि वीज़ा देने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि इनको वीज़ा के नियम आसान करने पड़े और अमेरिका स्वागत है और आप हमारे यहाँ घूमने आइए, इस मुद्रा में इश्तहार शुरू कर दें। ये है बिग एप्पल यानी न्यूयॉर्क, अमेरिका के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक, जहां हर साल करीब 3.5 करोड़ लोग पहुंचते हैं। हाँ, इनमें ज्यादा बड़ी तादाद अमेरिकियों की ही होती है, लेकिन ये नमूना है टूरिज्म इंडस्ट्री में अमेरिका की ताकत का, जिसका एहसास अब वहां के पॉलिसी मेकर्स को हो रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका की कमजोर पड़ रही इकोनॉमी में वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री नई जान फूंक सकती है, बशर्ते विदेशी सैलानियों का आना जाना आसान बनाया जाए और अमेरिकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को दुनिया भर में प्रमोट किया जाए। अमेरिका में 20 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और अमेरिकी सरकार से मान्यता प्राप्त करीब 2500 ऐतिहासिक स्थल हैं। इसके अलावा ग्रैंड कैनियन, येलोस्टोन नेशनल पार्क, नाइग्रा फॉल्स और फ्लोरिडा कीज जैसे नेचुरल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तो हैं ही, जो हर साल करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। अमेरिका की टूरिज्म इंडस्ट्री वहां की जीडीपी के 2.8% के बराबर है और इसमें 75 लाख लोगों से ज्यादा को रोजगार मिला हुआ है। साल 2010 में करीब 6 करोड़ लोग अमेरिका घूमने पहुंचे और उन्होंने 134 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम खर्च की। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका वर्ल्ड टूरिज्म में फ्रांस से पीछे है, जहां 2010 में करीब 8 करोड़ विदेशी सैलानी पहुंचे। अब व्हाइट हाउस के अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह अमेरिका की टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। इससे रोजगार के मौके तो पैदा होंगे ही, इकोनॉमी की खोई ताकत भी लौट सकती है और ये बराक ओबामा को दूसरी बार व्हाइट हाउस में पहुंचाने के रास्ते को भी आसान बना सकता है। 2008 में जब बराक हुसैन ओबामा चुनाव जीते तो लगा कि ये दुनिया की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, लेकिन अब यहाँ पर बहस ये है कि वो कितने लोकप्रिय रह गए हैं और वो भी कहीं एक टर्म वाले एक और राष्ट्रपति होकर के तो नहीं रह जाएंगे। And those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. सिर्फ हमारे आप के लिए नहीं, खुद बराक ओबामा के लिए भी इस दृश्य को दोहराने की सोचना अब मुमकिन नहीं लगता। नवंबर 2008 के बाद से अब तक करीब 3 साल बीत चुके हैं और इन 3 सालों में बराक ओबामा की लोकप्रियता काफी घटी है। वजह है लगातार कमजोर होती अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ती बेरोजगारी। ये बात भूलने की नहीं है कि आज अमेरिका में बेरोजगारी अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर है और विपक्षी रिपब्लिकन ओबामा सरकार की इस नाकामी को भुनाने की तैयारी अभी से करने लगे हैं। आपसी कलह में अमेरिका के नेता हमारे हिंदुस्तानी नेताओं से कोई कम नहीं। देश ऐतिहासिक खतरे का सामना कर रहा है, लेकिन 2012 के चुनाव की राजनीति ऑलरेडी गर्म हो चुकी है।
ओबामा ने एक ऐसा प्लान घोषित किया है जिसके तहत वो अमीरों पर टैक्स लगाना चाहते हैं और इससे बिल्कुल रिपब्लिकन गुस्से में हैं। टैक्स लगाने के अलावा सरकारी खर्च में कटौती के प्रस्तावों ने भी रिपब्लिकन्स को ओबामा के खिलाफ हथियार दे दिया है। बराक ओबामा अब डिफेंसिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका का संकट सिर्फ राष्ट्रीय नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। It's about the economic future of this country, and it's about whether we will do what it takes to create jobs and growth and opportunity while facing up to the legacy of debt that threatens everything we've built over generations. And it's also about fairness. It's about whether we are in fact in this together. ओबामा का दावा है कि उनकी नई नीतियों का असर जल्दी दिखना शुरू होगा। ओबामा चाहे जो दावे करें, ये साफ हो गया है कि जब नवंबर 2012 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव होंगे तो उनके लिए व्हाइट हाउस पहुंचने के रास्ते पर 2008 की तरह रेड कारपेट तो नहीं मिलेगा। संजय पुगलिया, न्यूयॉर्क। और बिजनेस की दुनिया में महिलाएं मजबूती से जमा रही हैं अपने पैर। पूरी खबर दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।